अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज़ और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन मुल्क के हालात तो अब पता नहीं ठीक है कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले रुख करेंगे सिंध का। रेंजर्स को पूरे सिंध में तैनात करने का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि सिंध का अमन बहाल किया जाए, तमाम इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। तो सर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब ऐसी क्या नौबत आ गई है कि रेंजर्स को पूरे सिंध में तैनात करने का मुतालबा किया जाने लगा है? देखिए, रेंजर्स कराची में तो पिछले कोई 10-15 साल से तैनात। अब इन 10-15 साल में कराची ने बहुत नशेब-ओ-फराज देखे हैं। आप कह सकते थे, कि एक वक़्त में कराची में बोरीबंद लाशें थीं, भत्ता मिलता था, ये होता था। तो उसकी निस्बत आज कराची के हालात अच्छे हैं, लेकिन कराची में आज भी स्ट्रीट क्राइम है, कराची में आज भी दीगर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप कंपैरिज़न कर लेंगे पुराने दौर से तो कुछ बेहतर हो आपको नज़र आएगा कि जी रेंजर्स ने 9-0 का ऑपरेशन किया, रेंजर्स ने ये किया, रेंजर्स ने एमक्यूएम लंदन की कमर तोड़ दी। इस तरह की बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं रेंजर्स के हक में। लेकिन आप देखें कि किसी भी मुल्क में रेंजर्स कोई अमन-ओ-अमान कायम करने का मुस्तकिल इदारा नहीं है। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि कहीं हालात बहुत खराब हो जाएँ तो आप रेंजर्स को लगा दें, एफसी को लगा दें। लेकिन अल्टीमेट कोशिश ये होती है कि रेंजर्स और एफसी वापस बैरकों में चले जाएँ और ये कानून नाफ़िज़ करने का जो मामला है, ये पुलिस के पास ही रहना चाहिए। अब हमने कराची में रेंजर्स बुला तो ली, अब इनको वापस कौन भेजेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कराची में भत्ताखोरी कम हो गई है, एमक्यूएम लंदन की कमर टूट गई है, अब वहाँ बोरीबंद लाशें नहीं मिलती हैं, जिस काम के लिए रेंजर्स को कराची लाए थे, वो काम मुकम्मल हो गया है, तो क्या रेंजर्स को वापस चले जाना चाहिए? लेकिन वो वाली बात है कि ऊँट ख़ैमे में आ तो जाता है, पर ख़ैमे से ऊँट को निकालेगा कौन? अब सबसे बड़ा मसला है कि कराची से रेंजर्स को निकालेगा कौन? रेंजर्स को कराची से कोई निकाल नहीं सकता। अब स्ट्रीट क्राइम पे आप रेंजर से पूछें तो वो कहते हैं हमारे पास तो पुलिस वाले इख्तियारात ही नहीं है, हम स्ट्रीट क्राइम पे कुछ कर नहीं सकते। भाई आज कराची का मसला स्ट्रीट क्राइम है, रेंजर्स उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप कराची में बैठे क्यों हैं? आप वापस अपनी बैरकों में चले जाएँ। आप क्यों सिंध के वसाइल पे अपने कराची में बैठे हैं और सिंध हुकूमत से उसके पैसे भी चार्ज करते हैं? आपको वापस चले जाना चाहिए। और मैं कोई इस बात के हक में नहीं हूँ कि किसी भी जगह आप मुस्तकिल रेंजर्स या फ़ौज को तैनात करें। रेंजर्स और फ़ौज को तैनात करने से कोई मोहब्बत नहीं बढ़ती है, नफ़रत बढ़ती है। फ़ौज और रेंजर्स का काम नहीं है आम शहरियों के साथ डील करना या आम शहरियों के आगे करना, उनका काम सिर्फ़ दुश्मन से निपटना है। तो शहरियों का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है, पुलिस जाने और सब जाने। अगर पुलिस की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकी, तो 10 साल में क्यों नहीं बढ़ाई जा सकी? रेंजर्स को पुलिस रिप्लेस क्यों नहीं कर सकी? तो ज़ाती तौर पे मैं कोई रेंजर्स को हर जगह तैनात करने के हक में नहीं हूँ। मेरे ख़्याल में ना ये फ़ौज का काम है, ना रेंजर्स का काम है। लेकिन जो कच्चे के डाकू हैं, आप देखें ना, वो तो अब पुलिस से हैंडल नहीं हो रहे हैं और वो बहुत बड़ा मसला बन गए हैं। तो कच्चे के डाकुओं पर तो रेंजर से ऑपरेशन कराया जा सकता है। एक दफ़ा पहले जब जो पंजाब वाली साइड है, वहाँ पर जब ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो फिर फ़ौज को बुलाया गया था, लेकिन फ़ौज फिर वापस चली गई 2 दिन, 4 दिन करके। अब हैरानगी की बात है कि कच्चे के डाकुओं के लिए फ़ौज मुस्तकिल नहीं आ सकती, लेकिन कराची में रह सकती है। लिहाज़ा मैं कोई पूरे सिंध में रेंजर्स को तैनात करने के हक में नहीं हूँ। मैं कराची से भी रेंजर्स के वापस जाने के हक में हूँ। मेरे ख़्याल में अब रेंजर्स का कराची में कोई काम नहीं है, उनको वापस चले जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने स्ट्रीट क्राइम से तो लड़ना नहीं है। स्ट्रीट क्राइम उनका मसला नहीं है, आज कराची का मसला स्ट्रीट क्राइम है। तो रेंजर्स को कराची से भी वापस चले जाना चाहिए, सिंध में आने की तो दूर की बात है। अलबत्ता कच्चे में डाकुओं के ऑपरेशन के लिए ज़रूर उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ऑपरेशन ज़रूर हमें रेंजर्स से करवाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अमन-ओ-अमान के लिए मैं कुछ सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में कोई इस तरह मुस्तकिल 10-10 साल के लिए, 15-15 साल के लिए रेंजर्स को या एफसी को तैनात करने के हक में नहीं हूँ और मैं एमक्यूएम के इस मुतालबे का की कोई ज़्यादा हिमायत भी नहीं करता। बल्कि एमक्यूएम को तो ये मुतालबा करना चाहिए कि कराची से भी रेंजर्स वापस चली जाए। अब मेरा ख़्याल है कि एमक्यूएम इस नतीजे पर पहुँची है कि कराची से तो रेंजर्स ने वापस जाना नहीं है। चलो फिर पूरे सिंध में ही उन्हें लगा दें, खाली हमारे ऊपर क्यों लगे हुए हैं। सर, लेकिन मैं
कब तक ये रेंजर्स पूरे सिंध से बाहर जा सकते हैं? कब तक ये खत्म हो सकता है मामला? ये तो ऊँट ख़ैमे में आ जाता है, ऊँट को निकाले कौन वाली बात है। रेंजर्स से कौन अब कराची खाली कराएगा? मैं समझता हूँ इस वक़्त रेंजर्स से कराची खाली कराना इतना ही मुश्किल है जितना कश्मीर को हिंदुस्तान से आज़ाद कराना है। मेरा मतलब है कि अब वो रेंजर्स वाले आ गए हैं, उन्होंने एक नेटवर्क बना लिया है, एक अपना वहाँ उन्होंने सेटअप बना लिया है। वो वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं है। भई आप अमन-ओ-अमान के लिए थोड़े अरसे के लिए आए थे, 6 माह के लिए होता है, तो आप मुस्तकिल वहाँ बैठ गए हैं, ये कोई ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि सिविल बालादस्ती के लिए रेंजर्स को कराची से चले जाना चाहिए और मैं इस तरह को तो 20-20 साल के लिए, 15-15 साल के लिए रेंजर्स की शहरों में तैनाती के हक में नहीं। सर, यहाँ पे गौरतलब बात ये भी है, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि एमक्यूएम पुलिस फोर्स को मुतनाज़िर बनाकर मुजरिमों को फ़ायदा पहुँचा रही है। तो इस बात में कितनी सदाकत है, अंदर की बात क्या है? देखिए, सिंध पुलिस के साथ और कराची पुलिस के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। एक तो सिंध पुलिस को उस तरह अगर हम कंपैरिज़न करें सिंध और पंजाब पुलिस का, तो यकीनन सिंध पुलिस बहुत पीछे है, पंजाब पुलिस से बहुत सारे मामलात में ये सिंध पुलिस पीछे है। फिर कराची और लाहौर का मुवाज़ना करें, तो यकीनन लाहौर और कराची में भी बहुत फ़र्क है। आप कह सकते हैं लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की वो सूरत-ए-हाल नहीं है, जो कराची में है। तो इसलिए एक तो दोनों जगह की पुलिसिंग में बहुत फ़र्क है। अब एमक्यूएम जो इल्ज़ाम लगाती है कि सिंध की पुलिस को मुतनाज़ा किया गया है, तो कराची की पुलिस को तबाह करने में एमक्यूएम का भी बड़ा रोल है। एक दौर में जब एमक्यूएम के सेक्टर कमांडर्स होते थे, एक दौर में जब एमक्यूएम खुद भत्ताखोरी करती थी, तो तब कराची की पुलिस को तबाह करने में एमक्यूएम का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर एमकेएम वो सब कुछ ना करती तो शायद कराची में रेंजर्स भी ना आते। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जहाँ रेंजर्स को वापस जाना चाहिए, वहाँ जहाँ एमकेएम ने अब अस्करियत छोड़ दी है, तो अब स हमें सिंध की पुलिस और कराची की तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस को ठीक करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना चाहिए और इसके लिए नए कवायद सामने लाने चाहिए। और मैं खुद समझता हूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग है, ये आम शहरों की पुलिसिंग से फ़र्क है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा की पुलिसिंग के लिए एक यकसा कानून बनने चाहिए और न नए बड़े शहरों की पुलिसिंग की पुलिस जो है, उसको काफ़ी खुद मुख्तार बनाने की ज़रूरत है। मैं एमकेएम की इस बात से एग्री नहीं करता कि मुतनाज़ा किया जाए, हमें पुलिस को मजबूत करना है, मुतनाज़ा नहीं करना है। जी। पुलिस को जब कमज़ोर करते हैं, तो आप रेंजर्स के रहने का जवाज़ पैदा करते हैं। आप किसी सिविल इलाके में फ़ौज की तैनाती का जवाज़ पैदा करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पुलिस को मज़बूत किया जाए। ये पीपल्स पार्टी की भी बहुत नाकामी है कि वो सिंध पुलिस को इतना मज़बूत नहीं कर सकी 15 साल में कि हम कह सकें कि रेंजर्स को वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है पीपल्स पार्टी ने, इसमें कोई गलत दो बात नहीं है। सिंध की पुलिस को सियासी मकासद के लिए, वडेरों के लिए, की गुलामी के लिए, जागीरदारों के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया है। और कई जो जागीरदार हैं, वो तो पुलिस को अपने घर की लोंडी समझते हैं। सिंध का ये कल्चर जो है, वो पाकिस्तान के लिए कोई मुस्बत नहीं है। और ये लेकिन खत्म नहीं इतनी जल्दी। नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन इसको ठीक करना भी एक काम है, लेकिन इसका हल कोई रेंजर्स नहीं है। मैं रेंजर्स सर, को इसका हल जी, जी, बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर है कि टीटीपी के सरबराह ने ईद पर क्या कोई पैगाम दिया है? और अगर कोई पैगाम दिया है, तो वो क्या पैगाम है? जी, टीटीपी के सरबराह ने अपने ईद के पैगाम में कहा है कि हमने 4000 नए जंगजुओं की फ़ौज भर्ती कर ली। उन्होंने कहा है कि जो हमने 4000 की टीटीपी ने नए जंगजुओं की फ़ौज अफ़गानिस्तान में भर्ती कर ली है। 4000 नौजवान मज़ीद भर्ती कर लिए हैं और ईद के बाद वो नई दहशतगर्दी की जंग शुरू करना चाहते हैं। इस वक़्त उनकी कमर टूट चुकी है, काफ़ी नुकसान हुआ है, रोज़ाना लड़ाई हो रही है, उनके बहुत से लोग मारे गए हैं। लिहाज़ा एक राय ये भी थी कि टीटीपी बहुत कमज़ोर हो गई है, उनकी फ़ोर्स कमज़ोर हो गई है, उनको काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। शायद इस तासुर की नफ़ी करने के लिए टीटीपी के सरबराह ने ईद के पैगाम में कहा है कि हमने 4000 नई भर्तियाँ कर ली हैं। अगर भर्तियाँ 4000 नई भी हैं, तो आप कहें नई भर्तियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं और अफ़गानिस्तान के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, उन्हें टीटीपी भर्ती कर रही है। सवाल ये है कि इन भर्ती के पैसे कौन दे रहा है? कि तालिबान अफ़गानिस्तान दे रही है, रॉ दे रही है। लेकिन उनका ये ऐलान कि हमने 4000 नए जंगजू भर्ती कर लिए हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक पैगाम। सर, इन दहशतगर्दों के पास अमरीकी साख्ता जो असलहा मिलता है,
तो वो कहाँ से आता है? और जिस तरह के आपने फंडिंग की बात की है, तो इसको ज़रा इलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अमरीकी असला छोड़ गए थे, वो जिसके जो हाथ लगा है उसके पास है। और अमरीकी जाते हुए कोई छोटा असला जो है, बंदूकें, गॉगल्स और इस किस्म की चीज़ें उठाकर नहीं लेके गए हैं। तो वो अब हमें नज़र आती हैं टीटीपी के पास और उस सारे में। लेकिन पैसे तो रॉ खर्च रही है। अब आप देख लें कि इंडियन गार्डियन की स्टोरी देख लें, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का बयान देख लें, वो जिन टारगेट किलिंग्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी टीटीपी को इस्तेमाल किया जाता है और दहशतगर्दी के लिए भी टीटीपी को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कोई इलैबोरेट करने वाली बात नहीं है। ये तो उन जि जो जो कर रहे हैं, उन्होंने उसका एतराफ़ भी कर लिया है। सर, अब इसी स्टोरी की तरफ आएँगे, जैसा कि आपने थोड़ा-सा प्रीव्यू दे दिया है, तो भारतीय वज़ीर दिफ़ा का ये जो बयान सामने आया है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, आप उसको कैसे देखते हैं? इस तनासुर में एक तरफ उनके इंतख़ाबात आ रहे हैं, कि क्या ये सिर्फ़ बढ़ के मार रहे हैं? नहीं, नहीं, देखिए ये जो टारगेट किलिंग है ना, बिलख़ुसूस सिखों की और दूसरे जो कश्मीरी रहनुमाओं की भी काफ़ी हद तक। ये मोदी ने पिछले 4 साल में करवाई है। कनाडा में ही नहीं, लंदन में ही नहीं, पाकिस्तान में भी सिख रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। लाहौर में भी एक खालिस्तानी सिख रहनुमा रहते थे, उनकी भी टारगेट किलिंग हुई है। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, परमजीत सिंह पंजवड़, उनको भी नामालूम लोग आके मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली निगल मार गए और तब भी यही ख़्याल था कि वो रॉ के हिट लिस्ट पर थे क्योंकि वो खालिस्तानी सिख थे। तो इसलिए उनको भी रॉ पे ने निशाना बनाया है। लिहाज़ा ये सिर्फ़ पाकिस्तान स्पेसिफ़िक नहीं है कि रॉ ने को पाकिस्तान में बंदे मरवाए हैं। आप देखें हाफ़िज़ सईद के घर के बाहर भी एक सुसाइड ब्लास्ट कराया गया था, लेकिन उसमें हाफ़िज़ सईद बच गए थे। और भी जो लोग उनके निशाने पर हैं पाकिस्तान में, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कहीं उन्हें कामयाबी हुई है, कहीं कामयाबी नहीं हुई है। लेकिन ये मोदी की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी थी कि जो लोग इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी टारगेट किलिंग की जाए। इस मौके पर ये एतराफ़ इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया में 2 हफ्ते बाद इलेक्शन है। मोदी को इससे फ़ायदा हुआ है, मोदी की इलेक्शन कैंपेन में वो इसको विक्ट्री के तौर पे लेके जा रहा है कि मैंने भारत के दुश्मनों को मारा है, वो दुनिया में कहीं भी हों तो मैंने उनको मारा है और इस एतराफ़ को। लेकिन आप ये देखें कि अगर किसी छोटे मुल्क ने ये एतराफ़ किया होता, तो सैंक्शंस की बात हो जाती। लेकिन भारत इतनी बड़ी ताकत है जैसे और हम ताकतों को देखते हैं कि वो मिसयूज़ करती हैं अपनी पावर को, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई और हो, तो इसी तरह भारत भी अब हम देख रहे हैं कि अपनी माशी ताकत की वजह से अपनी अस्करी ताकत को मिसयूज़ करता है और दुनिया उस पर खामोश रहती है। अगर किसी और मुल्क के वज़ीर दिफ़ा ने ये एतराफ़ किया होता, तो आज तूफ़ान मच जाता। लेकिन भारत को 7 गुना माफ़ है। ये देखने की बात है कि भारत ऐसा करके, उसका एतराफ़ करके भी बच सकता है आलमी सतह पे। लेकिन भारत में 2 हफ्ते बाद इंतखाबात हैं, इसका पूरी दुनिया को अंदाज़ा है और इन इंतखाबात के लिए ये एतराफ़ किए जा रहे हैं और इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हो। सर, भारत की जानिब से और जो दीगर इदारे हैं, भारतीय इदारे हैं, उनकी जानिब से ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ है, अब पाकिस्तान का जो इंटरव्यू में बार-बार बरमला नाम लिया गया है, तो अब इस मामले पर पाकिस्तान की जानिब से क्या रिएक्शन दिया जाना चाहिए खुलकर? दे दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने रिएक्शन। 2 हफ्ते हैं वहाँ इलेक्शन में, हमें पता है ये इलेक्शन का माहौल है। मेरे ख़्याल में हमें आराम से वक़्त गुज़ार देना चाहिए। हमें मोदी की गेम नहीं खेलनी चाहिए। वो तो चाहता है पाकिस्तान से तनाव बढ़े और इन 2 हफ्तों में तनाव में वो इलेक्शन लड़ लें कि बड़ा भारत-पाकिस्तान से तनाव चल रहा है। जैसे पिछला इलेक्शन उन्होंने चौकीदार और पाकिस्तान से लड़ाई पे लड़ लिया था। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को मोदी और बीजेपी के ट्रैप में नहीं आना चाहिए और फ़िलहाल खामोशी रखनी चाहिए। अगर वो हालात को तनाव करना चाहते हैं तो हम उनकी गेम क्यों खेलें? हमें पता है 2 हफ्ते बाद इलेक्शन है, उसके बाद सब ठंडा हो जाना है। तो हम 2 हफ्ते आराम से गुज़ार लें। ये कौन-सी इस वक़्त ऐसा है कि फ़ौरन ही मोदी ने की ये कोई मुस्तकिल पॉलिसी है। ये उनकी इलेक्शन पॉलिसी है और हमें इसको गुज़ारना चाहिए। सर, पाकिस्तान की जानिब से भारतीय दहशतगर्दी के बारहा आलमी सतह पर भी सबूत पेश किए गए हैं, मगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। कमज़ोर का कोई साथी नहीं होता। जब पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी, जब आलमी सतह पर लोगों को ये लगेगा कि हम कर्ज़ा नहीं माँगते हैं, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारी पॉलिसी आज़ाद है, दुनिया हमारा एहतराम करना शुरू हो जाएगी, हमारी बात में वज़न भी होगा।
और अगर हमने कर्ज़े माँगने हैं, अगर हम लोगों के आगे भीख माँगनी है, तो फिर हमारी बात में वज़न नहीं होगा, या पैसे ले लें या बात मनवा लें। लिहाज़ा हमें इस पे गिला नहीं करना चाहिए और अपने मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क को ठीक किए बगैर आलमी सतह पर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।